गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक देखेंगे वो है गोल्स ऑफ अचीवमेंट एंड मोटिवेशन। उपलब्धि अभिप्रेरणा के लक्ष्य और क्या अभिप्रेरणाएं हैं। ठीक है, तो किसी भी एंटरप्रेनर की सफलता उसके द्वारा किए गए उचित गोल, अचीवमेंट और उस गोल की प्राप्ति के लिए उसके प्रयासों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कदम तो सही गोल का चुनाव करना या निर्धारण के पश्चात उसको प्राप्त करने के लिए सतत व सुविचारित प्रयास करना जरूरी हो जाता है। जो भी एंटरप्रेनर सभी बाधाओं, कठिनाइयों को पार करके कठिन परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है, और जो कल्पनाओं के माध्यम से लक्ष्यों का चुनाव करके प्रयास नहीं करते उन्हें तो असफलता ही मिलती है। प्रत्येक राष्ट्र की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एवं डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर की अभिप्रेरणाओं से प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि आप जो भी उपलब्धि या जो भी आपको अभिप्रेरणाएं मिल रही हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणाएं हैं, उसके लिए आपको एक गोल निश्चित करना है, एक टारगेट फिक्स करना है, अपने उद्देश्य को क्लियर रखना है। ठीक है, क्योंकि बिना किसी उचित गोल के आप अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको एक गोल अचीवमेंट फिक्स करना पड़ता है, और उस गोल को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक सुविचारित, सतत, कंटिन्यूअस फॉर्म में और एक अफेक्टिव प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जो सभी बाधाओं एवं कठिनाइयों को पार करके कठिन परिश्रम के द्वारा हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एवं डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर की अभिप्रेरणाओं से प्रभावित होती है। उद्योगों के वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण वितरण से देश के संसाधनों का उचित उपयोग हो सकता है तथा न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ वस्तुओं का निर्माण करके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। बिजनेसमैन की गतिशीलता का महत्व आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी है। आय एवं विकास की असमानता भी डायरेक्ट फॉर्म से एंटरप्रेन्योर की गतिशीलता से प्रभावित होती है। अतः अचीवमेंट मोटिवेशन के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रत्येक राष्ट्र है वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है और उसके जो डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर है उनकी जो भी अभिप्रेरणाएं, उनके जो मोटिवेशन से तो वो प्रभावित होती हैं। उद्योगों को यदि हम वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण तरीके से चलाएं, वितरण करें, तो देश के संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा। साथ ही साथ न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ वस्तुओं का निर्माण भी हो सकेगा। ठीक है, ऐसा करने से जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर अचीवमेंट मोटिवेशन के जो मुख्य लक्ष्य हैं वो निम्नलिखित हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है उद्यमियों में गतिशीलता उत्प्रेरित करना। ठीक है, तो उद्यमियों में गतिशीलता को प्रेरित करना है। दूसरा जो है उद्यमियों के विकास के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबंध करना। तीसरा है कच्चे माल की उपलब्धता के लिए उचित मार्गदर्शन का प्रबंध करना। चौथा है लाभ कमाने के अवसरों की खोज करने में मार्गदर्शन करना। पांचवा है औद्योगिक लाइसेंस एवं पर्यावरण एवं पंजीकरण सरल प्रक्रिया द्वारा सुलभ कराना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है प्रारंभिक पूंजी, वित्तीय संसाधन, उत्पादन तथा विपणन सेवाओं की सुविधा को सुलभ करना है और प्रशासनिक प्रेरणाएं बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये गोल हैं हमारे अचीवमेंट मोटिवेशन के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथड और टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की विधियाँ, क्या क्या विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम लोगों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा की जो विधियाँ या जो तकनीक हैं, ये व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए कुछ विधियाँ अथवा तकनीकें अपनाई जाती हैं।
कुछ प्रेरणादायक तकनीकें या विधियां जो कि एक व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंध द्वारा कर्मचारियों के कार्य संबंधी आचरण को प्रेरित करने के लिए अपनाई जाती है वो निम्नलिखित है। तो उनमें जो सबसे पहला है वो है मॉनेटरी टेक्निक, जिसे हम मौद्रिक तकनीकें भी कहते हैं। तो इस तकनीक में प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा अपने परिवार के जीवन यापन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति को धन अर्थात मुद्रा या वित्त की परम आवश्यकता होती है। अतः मुद्रा व्यक्तियों की समस्त आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा एवं कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में मुद्रा व्यक्तियों के आचरण को प्रेरित करने वाली एक अत्यंत प्रभावशाली अभिप्रेरणा है। वेतन, बोनस, कमीशन तथा अन्य वित्तीय अनुलाभ इत्यादि मौद्रिक तकनीक के स्वरूप हैं जो कि अत्यंत ही प्रेरणादायक हैं। दूसरा जो है वो है जॉब बेस्ड टेक्निक, कार्य पर आधारित तकनीकें। कार्य पर आधारित तकनीकों के अंतर्गत कार्य सरलीकरण, कार्य विभाजन, कार्य विस्तार एवं कार्य संपन्नता इत्यादि तकनीकें आती हैं जो कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण सहायक होती हैं। श्रम का विशिष्टीकरण एवं विभाजन कार्य का सरलीकरण कर देता है, जिसे विशेषकर श्रमिकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है तथा कार्य भी सुगमता से संपन्न हो जाता है। कार्यचक्र तथा परिवर्तन द्वारा कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है, निरस्ता समाप्त होती है तथा व्यक्ति के ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। कार्य विस्तार द्वारा विशिष्टीकरण समाप्त हो जाता है, साथ ही व्यक्ति द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों की संख्या एवं प्रकार में आशातीत अभिवृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को कार्य करने में काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। कार्य संपन्नता भी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्धि, मान्यता एवं जिम्मेदारी का एहसास कराती है, साथ ही उसके विकास एवं प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी को अपना कार्य सुनियोजित करने एवं अपने उत्पादन की गति व गुण की नियंत्रित करने में भी कार्य संपन्नता द्वारा आशातीत प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा जो है वो है ग्रुप बेस्ड टेक्निक, जिसे हम समूह पर आधारित तकनीकें कहते हैं। इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष संबंध सामूहिक जागृति से है, अर्थात अभिप्रेरणा के द्वारा सामूहिक चेतना जागृत करके सामूहिक कार्य का अभिष्ट परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अतः अभिप्रेरणा समूह के प्रत्येक सदस्य का मनोबल ऊंचा करने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के हर सदस्य की उत्पादकता में वृद्धि संभव हो जाती है और अभिष्ट परिणाम प्राप्त करने में समूह का प्रत्येक सदस्य अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। किसी समूह के प्रत्येक सदस्य की उत्पादकता ही समूह कार्य का परिणाम होता है, जिसके लिए समूह द्वारा निर्धारित मानदंडों, परंपराओं एवं भावनाओं के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करना जरूरी होता है। यही कारण है कि प्रबंध संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के अंदर कार्य करने की मनोवृत्ति एवं पारंपरिक सद्भाव की भावना जागृत करता है और प्रत्येक समूह को अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही कार्य के संबंध में उचित दिशा निर्देश प्रदान करके अभिष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथा है नेतृत्व तकनीक, लीडरशिप टेक्निक। नेतृत्व एक प्रेरक शक्ति है जो संगठन द्वारा नियत उद्देश्यों के अनुसार कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नेतृत्व व्यक्तियों को लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देता है, उनके काम के स्तर को उच्चतर बना देता है और उनके व्यक्तित्व को उनके सीमाओं से आगे बढ़ा देता है। एक श्रेष्ठ नेतृत्व एक नई शक्ति का संचार करके व्यावसायिक उपक्रम के निष्क्रिय या उदासीन साधनों और को सक्रिय व शक्तिमान बना देता है, जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक उपक्रम के सभी साधन अपना अधिक से अधिक योगदान देते हैं और संभाव्यता को यथार्थता में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्चुअलिटी में वो कन्वर्ट कर देते हैं। नेतृत्व तकनीक के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे एकतंत्री, लोकतंत्री, समर्थनकारी एवं सहभागी इत्यादि। नेतृत्व के इन विभिन्न रूपों के द्वारा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि की जाती है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तथा उनकी उत्पादकता में वृद्धि भी की जाती है। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं का उचित निराकरण करने में भी नेतृत्व तकनीक बहुत सहायक होती है। पांचवा है आपका
सहभागिता पर आधारित तकनीक, कॉपरेशन बेस्ड टेक्निक। यह एक आत्मनियंत्रण तथा वस्तुपरक आत्म अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने वाली आंतरिक तकनीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों के व्यक्तित्व को विकसित करना है। इस तकनीक के द्वारा शीर्ष स्तरीय प्रबंधक, अधीनस्थ व कर्मचारीगण एकजुट होकर संयुक्त रूप से प्रत्येक व्यक्तित्व के उत्तरदायित्व के व्यापक क्षेत्र की सीमा उसके अपेक्षित परिणामों के आधार पर निर्धारित करते हैं और मार्गदर्शक के रूप में किसी इकाई को संचालित करने एवं सदस्यों के योगदान का सही मूल्यांकन करने के लिए इन उपायों का प्रयोग करते हैं ताकि अभिष्ट परिणाम प्राप्त हो सकें। और आखिरी जो मेथड है वो है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टेक्निक, जिसे हम कहते हैं संवेदनशील प्रशिक्षण की तकनीक। तो यह एक अत्यंत प्रभावशाली तकनीक है जिसके अंतर्गत प्रबंधकों को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे कि वे अपने अधीनस्थों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार कर सकें और उन्हें कार्य के लिए प्रोत्साहित भी कर सकें। आचरण, व्यवहार, बर्ताव, शिष्टाचार तथा पर्यावरण परिवेश के विकास में प्रशिक्षण तकनीक का विशेष योगदान होता है। प्रशिक्षण एक ऐसी विधिवत एवं योजनाबद्ध तकनीक है जिसका उद्देश्य अध्ययनात्मक अनुभव देता है, जिससे ऐसी प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में संगठन के उद्देश्य को पूरा करने एवं विकास करने की क्षमता पैदा होती है। अतः प्रबंधकों को स्वयं को एवं अपने अधीनस्थों की आवश्यकताओं एवं जिज्ञासाओं को भली भांति समझने योग्य बनाने, सामूहिक गतिविधियों व कार्य की परिस्थितियों को गहराई से समझने योग्य बनाने, संगठन को विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करने, अधीनस्थों के साथ व्यवहारिक दक्षता प्राप्त करने तथा वैचारिक क्षमता एवं कार्यकुशलता को विकसित करने के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये 6 प्रकार के मेथड हैं जो हमारी प्रेरणा को, मोटिवेशन को डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। क्या इम्पोर्टेंस है अचीवमेंट मोटिवेशन को, उपलब्धि अभिप्रेरणा की क्या महत्व है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी उद्यमी अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु जितना उपलब्धि अभिप्रेरणा द्वारा प्रेरित किया जा सकता है उतना शक्ति के द्वारा या संबंधन के द्वारा अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो महत्व हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कुशलता में वृद्धि, इम्प्रूवमेंट इन स्किल। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण एक उद्यमी किसी कार्य को अपनी पूर्ण कुशलता के साथ करने के लिए प्रेरित ही नहीं होता बल्कि उसमें वृद्धि भी करता है। अभिप्रेरणा के कारण एक उद्यमी के मनोबल में वृद्धि, कार्य संतुष्टि की प्राप्ति, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि, मानवीय संबंधों में वृद्धि तथा कार्य करने का स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उद्यमी की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है श्रमिकों की स्थिरता, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉय। तो अभिप्रेरणा द्वारा श्रमिकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, साथ ही कार्य संतुष्टि भी होती है, जिससे कर्मचारी एक ही संस्था में रहना पसंद करते हैं। इससे संस्था के लाभ में वृद्धि होती है। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, हेल्प इन अचीव गोल्स। तो अभिप्रेरणा द्वारा श्रमिकों में कार्य करने की इच्छा जागृत की जाती है तथा उनके प्रयासों को निर्धारित दिशा में निर्देशित किया जाता है, जिससे संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सकती है। चौथा है आवश्यकताओं की संतुष्टि, जिसे हम कहेंगे नीड्स सेटिस्फैक्शन। तो मानव की अनंत आवश्यकताएं होती हैं तथा उनमें क्रमबद्धता होती है। अभिप्रेरणा के द्वारा एक प्रबंधक अपने श्रमिकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। पांचवा है मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अभिप्रेरणा द्वारा एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को अधिकतम मानवीय साधनों के प्रयोग हेतु प्रेरित करता है। मानवीय साधन अधिक सक्रिय साधन होते हैं। छठवां है कार्य संतुष्टि, वर्क सेटिस्फैक्शन। इसमें अभिप्रेरित कर्मचारी पूर्ण लगन, निष्ठा एवं कुशलता से कार्य करता है और अधिक से अधिक अच्छा परिणाम देने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने कार्य से संतुष्टि का अनुभव करता है।
और नेक्स्ट है मनोबल में वृद्धि। ठीक है, अभिप्रेरणा द्वारा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। कोई भी संस्था तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसके कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा ना हो। ऊंचा मनोबल कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है। तो ये जो 7 पॉइंट थे आपके, ये कुशलता में वृद्धि, श्रमिकों की स्थिरता, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, आवश्यकताओं की संतुष्टि, मानवीय साधनों का अधिकतम प्रयोग, कार्य संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उद्यमी उपलब्धि अभिप्रेरणा के इम्पोर्टेंस को बताते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के क्या महत्व हैं किसी भी उद्यमिता में। तो आज की क्लास में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, मेथड्स ऑफ मोटिवेशन और जो डिफरेंट टाइप के टेक्निक और मेथड थे उसके बारे में हमने देखा। तो होप सो आज की क्लास में आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई सब कुछ समझ में आया होगा। यदि कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उन पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे जिसमें लिमिटेशन ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन है, क्रिएटिव थिंकिंग एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।